एक है कि 60-70 साल से जो एक परिवारवाद, लूटवाद, भ्रष्टाचारवाद चल रहा था, वो अचानक मोदी जी के आने से बंद हो गया। पारदर्शिता से नीतियों का पालन हो रहा है, नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है। और पहली बार भारत में कोशिश ये हो रही है कि हर गरीब को कुछ न कुछ मदद मिल सके बिना इलेक्शन के, जो कि बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो समझिए कुछ चुनिंदे लोग थे जो कि चलाते थे हमारे देश को बहुत सालों से, उनकी दुकान बंद हो गई। तो उससे उनके मन में नफरत पैदा हो गई है, और उस नफरत को उगल रहे थे वो लोग कल रैली पे। वही लोग जो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को एक प्रदेश में गाली देते हैं, दूसरे प्रदेश में कहते हैं साथ में, वो आकर के शिकायत कर रहे हैं कि कानून का पालन हो रहा है। तो और कुछ तो नहीं, इससे केवल उन लोग का, उनके पास सकारात्मक विषय कुछ बचे नहीं है। पर्दाफाश हो रहा है उनकी चोरी पे, और इसीलिए व्याकुलता उनकी दिख रही है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि कितनी ज्यादा वो जो शब्द एक होता है डेस्परेशन हो गई है, कि वो केजरीवाल जो कि खड़े होकर के, आपको याद होगा, गाना गा गा के राष्ट्रगीत, तो खैर उनकी तो एक पूरी किताब बन जाएगी कि किस तरह से झूठ बोला जाए। पर आपको याद होगा शपथ लेकर के कभी शरद पवार जी को गाली दी, कभी गांधी परिवार को गाली दी, कभी किसी और को बताया भ्रष्टाचारी। अब खुद पकड़ गए हैं तो अन्य भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़ करके रैली कर रहे हैं। तो इससे देश खैर गुमराह नहीं होगा, क्योंकि देश को समझ में आ गया है कि माननीय मोदी जी एक नई क्रांति ले आए हैं इस देश में, और देश आगे बढ़ चुका है। इनकी पिछड़े जो पिछली सरकारें थी, उनके नीतियों से, उनकी विभाजनकारी पॉलिसीज से, तो छुप करके कुछ लोग को फायदा मिलता है उस तरह की नीतियों से। तो मुझे लगता है देश बहुत आगे चला गया है। पर वो कहते हैं कि कभी कभी जो मोमबत्ती होती है वो बुझने से पहले थोड़ा सा फड़कती है, तो ये फड़कन है डेस्परेशन की। आप कुछ जी जी सर, आसान सवाल पूछिएगा बस। जैसे सेंटर में आप हैं और राज्य में केजरीवाल, अब वो एक जिद की हुई है कि मतलब हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो संवैधानिक संकट भी तो आ गया आपकी सरकार से, जेल से नहीं सरकार चलेगी। आप जानते हो कि बहुत सारी फाइलों पे साइन करना होता है, सैलरी होगी बनती है। तो क्या मोदी जी का दायित्व नहीं कि उनको बर्खास्त करने, क्यों देरी कर रहे हैं आप लोग? तो इसके पीछे कोई राजनीतिक गेम है? नहीं, कोई राजनीतिक गेम नहीं है। हम लोग संविधान का पालन करते हैं। संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा तो कि आप किसी को जेल जाने के वजह से हटा सकते हैं। अभी आपने, मैं एक थोड़ा सा डाइग्रेशन करूंगा, कि आपने देखा होगा एक और किसी सांसद ने दुबई और सैन फ्रांसिस्को से अपना लॉगिन भेज दिया था। तो कोई कहीं से चला सकता है, ये जेल से चलाना चाहते हैं। सच ये है कि 14 अप्रैल को माननीय अम्बेडकर जी के याद में कम से कम हम लोग को सोचना चाहिए कि संविधान जो बना था किस तरह बना था, भारत किस प्रिंसिपल्स पे, किस विचारधारा से भारत का संविधान बनाया गया था। तो किसी को दूसरी बार सोचना भी नहीं चाहिए कि आप अगर जेल गए हैं, आप इस्तीफा दीजिए, वापस आकर के अगर आपको बरी किया जाता है तो आप वापस आ जाइए। पर ये तो व्यक्ति के विचारधारा पे है। पर जो मैं पहले कह रहा था, इनकी जहाँ पे आदतन झूठ बोलनी है कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति नहीं करूंगा। आप लोग को याद होगा बच्चों की कसम खाई थी उन्होंने अपनी। फिर उन्होंने कहा मैं कभी बनना नहीं चाहता हूँ मुख्यमंत्री। फिर उन्होंने कहा मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, तो कितना 40 करोड़ या 42 करोड़ का एयर कंडीशनर लगा है वहाँ पे। तो आपको वो दिन भी याद होंगे जब वो जाड़े में, जब जब भी कोई बाहरी विदेशी आ रहा था, शायद 26 जनवरी पे, तो वो अपना वो मास्क और मफलर पहन करके वैगन आर में चले गए थे, इंडिया गेट पे बैठे थे। आज वही लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। सबकी विचारधारा है। पर मैं विश्वास रखता हूँ भारत की जनता में, जो कि जानती है, जनता सब देखती है। हम में से कोई भगवान नहीं है, पर जनता ये देखती है कि देश को सही दिशा में कौन ले जा रहा है।
आपके संविधान में चर्चा क्या बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ पे चश्मे की दुकान है, तो गठबंधन अगर चश्मा अपना चेक करा लेगा आप तो उनको दिख जाएगा बीजेपी कहाँ है। देखिए गठबंधन बनता है, या तो कम से कम उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि कहाँ पे नेतृत्व है। गठबंधन बनता है अगर कोई सोचता है कि विचारधारा एक जैसी है कि गरीबों को या वंचितों को कम से कम मिल करके देना है कुछ। गठबंधन बनता है, मान लीजिए पुराने जब कम्युनिस्ट होते थे तो उनका वामपंथी होता था। कुछ लोगों का गठबंधन बनता है राष्ट्र विरोधी पॉलिसी बना करके। तो कहीं पर कुछ तो कॉमन हो। यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस और लेफ्ट केरला में लड़ाई करते हैं, वेस्ट बंगाल में कहते हैं साथ लड़ेंगे, पंजाब में लड़ाई करती है कांग्रेस आपसे, दिल्ली में आके साथ लड़ रहे हैं। तो कुछ तो होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर केवल मोदी जी से जलन और नफरत भिड़ू है तो कोई मुश्किल है। ये एक निजी स्वार्थ के लिए है, कभी भी मतलब जिनका स्वार्थ नहीं होगा वो गठबंधन से बाहर भग सकते हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं, कई हट गए हैं, पर गठबंधन में इसको बुलाऊंगा ही नहीं। कि कई लोग एक कमरे में चले गए पर वो गठबंधन नहीं है। आखिर गठबंधन के लिए उनके जनता पार्टी का भी गठबंधन बना था जब वो जी, तो उस गठबंधन में सब लोग ने भाग लिया था, सब लोग साथ काम करते थे। जो कार्यकर्ता होता है, अंत में तो किसी भी पार्टी की नींव कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता साथ मिलकर के चलते हैं क्योंकि सोचते हैं एक साथ चलना। यहाँ पे तो केवल अपने आप को बचाने के लिए अपने कोई अपने परिवार को बचाना चाहता है, कोई हिंदू धर्म को गाली देना चाहता है, कोई अपने पैसे बचाना चाहता है, कोई जेल से बचना चाहता है। तो अलग अलग व्यक्तिगत सबके हैं स्वार्थ। हिंदू धर्म में जैसे आपने गाली देने की बात कही, तो संमित्रा जो है मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटी, वो आपकी सांसद है, लगातार पार्टी उनको अभी प्रकाश रही है, तो इसका क्या कारण है? तो वो हिंदू धर्म अलग है या हिंदू धर्म ये अलग है? पहली बात तो मुझे उनका संमित्रा जी का कोई बयान नहीं दिखा है जिसमें उन्होंने गाली दी। फैमिली अलग अलग होती हैं, कुछ लोग की अलग आदतें होती हैं, कुछ लोग की अलग आदतें होती हैं। हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार होता रहे। सर कल जो है जो रैली हुई उसमें विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि चुनाव में जिस तरह से बीजेपी तमाम चीजों का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी नेताओं को अंदर डाल रही, जेलों में बंद कर रही है, उसे चुनाव आयोग संज्ञान में ले और तुरंत ये इस तरह की कार्रवाई बंद करे। आप सेंटर में अगर यहाँ से चुनाव जीते जाते हैं तो बड़े नेता कहलाएंगे, आपका क्या पक्ष है इस मामले में? मैं बड़ा कार्यकर्ता कहलाऊंगा, बड़ा नेता नहीं। बड़े नेता बहुत हैं भाजपा में, पर और मैं चाहता यहाँ हूँ कि यहीं पे रहूँ ज़्यादा कार्यकर्ता बन करके। पर सच ये है कि एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि वो उन्होंने जिन गलतियों के लिए, जिन क्राइम के लिए उनके विरुद्ध काम हो रहा है उन्होंने नहीं किया। तो अगर चोरों को पकड़ना या उनको इन्वेस्टिगेट करना गलत है तो हो सकता है गठबंधन सही हो। पर एक आदमी जहाँ ये ना कहे कि हमने चोरी नहीं की थी, शराब का घोटाला नहीं हुआ था, एक्साइज का जो घोटाला है दिल्ली में नहीं हुआ था, तो कह के बताएं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया। केजरीवाल के प्रवक्ताओं का कहना है, केजरीवाल जी के प्रवक्ताओं का कहना है कि वो जो है जो इस तरह की बातें हैं ये कथित रूप से हैं। समन ईडी भेज रही है, ईडी जांच कर रही है, लेकिन ईडी कोई निष्कर्ष पे नहीं निकल पा रही है। पिछले 2 सालों से 3 सालों से जांच कर रही है, कोई निष्कर्ष पे क्यों नहीं निकल रही है? और ईडी का जो अटैकिंग रेट है वो ज्यादा है, जबकि जो उनका आउटपुट है, आउटकम जो निकलना चाहिए वो 5% बताया जाता है केवल। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ईडी पे तो मैं खैर विश्लेषण और कमेंट्री नहीं दूंगा, कोई उचित नहीं है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे कोई कन्विक्ट होता है नहीं कन्विक्ट होता है उसको मैं हमेशा भारत के संविधान की जीत मानता हूँ। और अच्छी बात है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रही है। और इसी के साथ साथ अगर शंका है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो ईडी की जिम्मेदारी है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके विरुद्ध तो कोई बोल नहीं सकता। राहुल गांधी ने कल कह दिया कि भाजपा
भाजपा ने पहले ही मैच फिक्स करके रखा है, इस बयान को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी बड़े नेता हैं, हम लोग सब लोग कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग असल में जनता के बीच में जाते हैं, तो हाँ हम लोग मैच फिक्स करते हैं क्योंकि जनाधार दे के आते हैं। अगर वो भी जनता के बीच में चलेंगे तो हो सकता है मैच बराबरी का हो जाए। परसों कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी का वॉशिंग मशीन करके एक वीडियो आया हुआ है, उसके बारे में आप क्या देखते हैं? आपके पास मतलब बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसकी वो बात कर रहे हैं? ये तो बेहतर है कि उनसे पूछा जाए। इनके कहने का मतलब है कि मान लिया कोई नेता, मान लिया अजीत पवार की हम बात कर रहे हैं, अजीत पवार मतलब 2 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में गिरे होते हैं उसी महाराष्ट्र में, और जब भाजपा के साथ आ जाते हैं तो वो उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, कैसे हो जाता है ये सब? अजीत पवार जी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो पार्टी गठबंधन में, अजीत पवार बीजेपी में नहीं आए और वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जो कानूनी कार्रवाई है वो अपनी चल रही है, उसको कभी किसी ने रोका नहीं है। इस सरकार में किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं रोकी गई। जहाँ तक वही मैं कहता हूँ बार बार कि मैं छोटा आदमी हूँ, और जहाँ तक मेरा जो सीमित ज्ञान है, किसी के विरुद्ध कार्रवाई रोकी नहीं जाती। वो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं, अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने साथ दिया है भाजपा का। जहाँ तक देश को आगे बढ़ाने का एजेंडा है, उसमें जो जो साथ रहेगा उसको हम लोग मदद करेंगे। जो प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सर परसों सारी फाइलें बंद कर दी आईटी ने। अभी वो गलत है, किसी के विरुद्ध इतनी आसानी से बंद नहीं होती है फाइल, और उनके विरुद्ध भी केसेस हैं। अगर सब क्लियर हो जाता है ठीक है। इंडी गठबंधन जो बना है, इनका मानना है कि कार्रवाई जो हो रही है गलत नहीं है, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत गलत है। अभी कल राहुल गांधी कह रहे थे वहीं मंच से कि ये 6 महीना पहले तो नहीं किया, हमारे खाते 6 महीने पहले को नहीं बंद किया, जो हमको आज परेशान करना है कि उनके पास पैसा न रहे या केजरीवाल अंदर रहे, प्रचार न कर पाओ, इसलिए टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। पहले इतनी कार्रवाई तेज क्यों नहीं? मैं फिर से कहूँगा, मैं छोटा नेता हूँ और इतना मेरे को ज्ञान नहीं, पर संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन या किसी के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए टाइमिंग देखनी होती है। ये हक तो प्रशासन का होता है, प्रशासन जब भी चाहे कर सकता है। तो पंडित जी, मैं दिल्ली को लेकर पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं। जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली संसद में संविधान एक पूरा पाठ रहता है, जहाँ संविधान में आपका जानकार कोई नहीं होगा। केजरीवाल साहब जेल चले गए तो क्या दिल्ली पर संवैधानिक संकट है कि नहीं, बता दीजिए। इस संकट वहाँ पे संविधान से ज्यादा प्रिंसिपल्स का है कि क्या एक व्यक्ति का स्वार्थ दिल्ली के सारे नागरिकों के इंटरेस्ट के विरुद्ध सरकार को ले जा सकता है, और उसका उत्तर है हाँ, क्योंकि यही हो रहा है वहाँ पे। और आप उनकी फिलोसॉफिकल और मॉरल बैंक्रप्सी जो शब्द एक होता है, उसको आप देखें कि अंत में अपनी पत्नी को आगे कर दिया, क्योंकि आधे साथियों को केजरीवाल जी ने खुद ही बाहर कर दिया था। जो भी उनके यहाँ जो पार्टी के अच्छे लोग थे, जो जिन्होंने शुरू की थी पार्टी, सबको अलग कर दिया है। तो संविधान पर ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर किसी के पास भी संविधान के प्रति सम्मान है तो उनको खुद एक्शन लेना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा क्या करना चाहिए उनको, पर भारत में एक कम से कम पुरानी रीति रही है कि इस तरह के गंभीर आरोपों के बाद आदमी नॉर्मली सामान्य रूप से कहता है कि मैं हट जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा अगर मेरे को क्लियर किया गया या बहुत समय लग रहा है, जो भी है। या आप ऐसा दिखा दीजिए, भाई कोर्ट के पास आप जाइए कि सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, आप दिखा दीजिए कुछ नहीं हुआ। सवाल है आपसे मेरे साथ एक वो कह रहा था मीडिया की वजह से आपकी बात नहीं है, जैसा कि 1952 से लेके मोस्टली जो है सांसद बाहर से किया। आप पे भी ये आरोप है कि आप भी चुनाव जीतेंगे, तो कुछ ऐसी पॉलिसी या कुछ आपके दिमाग में है जो आपकी बात में जनता हो सके? पहली बात तो, अगर
भारत में नई प्रथा शुरू हुई है कि बेटी का ब्याह हो जाए उसके बाद बेटी के परिवार को घर का ना माना जाए। अभी तक तो मुझे नहीं लगता है भारतीय संस्कृति में ये है। तो बाहर अंदर की तो बात ही नहीं है। सच ये है, और सोनी जी जानते हैं, हम लोग के मतलब पिताजी का जो परिवार था उसको वो देवरिया से जैसे हम लोग सब लोग निकलते नौकरी के लिए निकले थे, तो बाहर अंदर की तो बात ही नहीं है। विश्वास की बात है तो मैं 2017 से यहाँ पे कोई पद पे तो हूँ नहीं। तो जब मैं पद नहीं था तब यहाँ था, और ऐसा नहीं था कि मेरे पास करोड़ों हैं। मैं नौकरी करता था, हफ्ते में 3 दिन यहाँ आ जाता था शुरुआत में, फिर वो 3 दिन 5 दिन हो गए, अब 7 दिन यहाँ पे हैं। तो अगर 7 साल का मेरा जो रिकॉर्ड है, शायद ही मेरे बराबर जितना डेली किलोमीटर में करता था वो किया है, बिना किसी पद के किया है। तो जब पद हो जाएगा और औपचारिक सम्मान मिलेगा तब तो आदमी रहना चाहता है यहाँ पे। मतलब मैं बहुत ही या तो मंद बुद्धि होऊंगा या उल्टी बुद्धि होऊंगा कि मैं नहीं रहूंगा। अभी तक तो मुझे कोई जानता था, ना मेरे पास कोई पद था। 16 के अंत से समझिए 19 के अंत तक तो मेरे पास कोई पद नहीं था। फिर पूर्वांचल विकास बोर्ड का आया, पूर्वांचल विकास बोर्ड में 28 जिले थे, राज्य मंत्री नामित था। उसके बाद एमएलसी बना हूँ। तो जब कुछ नहीं था तब किया, एमएलसी बना तो मैंने तुरंत बलरामपुर को अपनी नोडल डिस्ट्रिक्ट बनाई। सारा काम हुआ, मतलब बलरामपुर श्रावस्ती दोनों जगह काम कर रहा था, पर नोडल डिस्ट्रिक्ट मेरी बलरामपुर थी। तो मतलब आशा है माँ सरस्वती कुछ उल्टा न कर दे दिमाग को, पर अगर सम्मान मिलेगा तब तो मैं यही रहूंगा। सर एक सवाल है, लोकसभा समष्टि के पूर्व सांसद दत्तन मिश्रा जी हैं, समस्तीपुर जिला पंचायत, जब से आप आए उनको आपके साथ नहीं देखा गया, कितनी मदद कर रहे हैं? नहीं, पूरी तरह से मदद कर रहे हैं हर भाजपाई। और मैं आपकी सारे भाषणों और उद्बोधनों में यही कहता हूँ कि अंत में हर भाजपाई पूरी तरह से कार्यकर्ता होता है, नंबर 1। नंबर 2, आप दत्तन जी का पहला पोस्ट देख लीजिए, उन्होंने, वो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे नेतृत्व के हैं, और उन्होंने आशीर्वाद दिया है आगे चलने का। आप स्वयं पोस्ट देख लीजिए, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक।